हम देखते हैं कि महर्षि चरक जी ने जो पहली जरूरत जो बोली है चरक संहिता, उसमें विमान स्थान जो है अध्याय 8 में अध्ययन अध्यापन विधि और सब वो लिखा है। इतना है कि स्नातक कैसा होना चाहिए, स्नातक गुरु शिष्य को पसंद करता है, शिष्य भी गुरु को पसंद करता है, ऐसा भी है। वहां गुरु की परीक्षा लिखी गई है, शिष्य की परीक्षा लिखी गई है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम जो हमारे मेरे पूर्व विद्वान वक्ता थे प्रसन्न राव जी, उन्होंने भी बोला कुछ उनके जो टॉपिक थे उनमें मेरा रिपीट हो रहा है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उल्लेख है जो मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं कि पूरी मेडिकल कॉलेज कैसी होनी चाहिए, डिग्री कैसे होनी चाहिए, उसका वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है। तो उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से शिष्य की योग्यता कैसी होनी चाहिए, एडमिशन के क्राइटेरिया लिखे गए हैं, तो वो कैसे होनी चाहिए वो लिखा है। और जब पूर्ण कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद जब वैद्य है जो गुरु है वो गुरु लिख के देते हैं आज्ञा, आज्ञा पत्र देते थे। वो आज्ञा पत्र देते थे, क्या है वो हमारी आज की डिग्री है, बीएमएस की एमडी की वो डिग्री है। और उसके बाद वो राजा को लिखते थे, वो पत्र के ऊपर ताड़पत्र के ऊपर लिखते थे कि ये वैद्य तैयार हो गया है, मेरे यहाँ से तैयार हुआ है, मतलब वो हो गया। तो वहां एक काउंसिल जैसा एक होता था, राजा के मंत्री उनको परमिशन देते थे। ये काउंसिल हो गई हमारी इंडियन मैजिक जो हमारी काउंसिल है, वो काउंसिल हो गई। उनसे मिलके फिर वो समाज में जाके चिकित्सा का व्यवसाय कर सकता है, ऐसा वहां पे भी क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड था। ये सबसे पहले ये बात हो गई कि मेडिकल कॉलेज कैसी होनी चाहिए, उसका डिटेल है सब वहां, जो दूसरे लोग हैं विद्यार्थी भी देख रहे हैं और वैद्य है वहां उनको डिटेल में देख सकते हैं। मेरा एक दूसरा बात आ रही है कि लोग बोलते हैं कि हॉर्मोन्स एंजाइम्स ये वगैरह तुम्हारे चरक संहिता में तो मिलता ही नहीं है। कौन कहता है नहीं मिलता है? चरक संहिता ने जो स्त्रोतस के बारे में जो उल्लेख लिखा है, विमान स्थान अध्याय 5 में स्त्रोतो विमान जो लिखा है, प्राण वह स्त्रोतस से लेके स्वेद वह स्त्रोतस 13 स्त्रोतस का उल्लेख है। और आगे स्त्रोतस का पर्याय लिखा है, स्त्रोत उसका बड़ा एक देखने जाए हम तो वहां सीरा धमनी नाड़ी वगैरह सब कुछ है, छिद्र वहां से जो निकल सके, जो बंद हो सके, ऐसे सब बहुत सारे ऐसे करीबन 14 से 15 ऐसे पर्याय नाम लिखे हैं जिनको हम स्त्रोतस को बड़ी परिकल्पना को हम समझ सके। तो वो क्या है कि इसमें जैसे लिखा है कि मेद वह स्त्रोतस है, तो उसके मूल में वृक्क और वापावहन है। कितनी बड़ी बात है कि कोई ना कोई किडनी से, वृक्क से निकलता हुआ कोई एंजाइम्स और वपा के साथ जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ है कि जो मेद के जो है उसको कंट्रोल करने में। तो हम देख सकते हैं कि वो कैल्शियम उसका जो होता है और वहां से पैराथायरॉयड हार्मोन में से जो उसकी एबनॉर्मालिटी होती है, तो वो सब सीक्रेट होके वहां उसके हम रेफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं, ये रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ ये मेद इतना क्यों बढ़ रहा है। जैसे प्राण वह स्रोतस का मूल है, ऐसे रक्त वह स्रोतस का है यकृत और प्लीहाच। तो ऐसे एंजाइम्स और वो ऑर्गन्स, वो जो अवयव है वहां अपने यहाँ से अपने आप में से कुछ न कुछ सीक्रेट करते होंगे, तो वो है एंजाइम्स हार्मोन्स वगैरह जो है उसका हम रेफरेंस देख सकते हैं। कि दूसरे जो लोग हैं एलोपैथी और दूसरी साइंस वाले, उनको हम बोल सकते हैं कि नहीं हमारे साइंस में संपूर्ण 100% जो पूर्णता है वो मेडिकल साइंस में जो होनी चाहिए उसका उल्लेख मिलता है। तीसरी एक बात है ऑर्गन पैथोलॉजी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे मेडिकल आयुर्वेद में ऑर्गन पैथोलॉजी नहीं, लिवर फेल्योर कहाँ मिलता है, किडनी फेल्योर कहाँ रेफरेंस मिलता है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि कामला पढ़ो, हलीमक पढ़ो, वहां से आपको रेफरेंस मिलेगा। और जगह कहीं भी त्रिशोथिये में भी मिलता है, तो हर एक जगह पे उसमें विकार होके वो ऑर्गन खराब होता है, वहां का भी रेफरेंस होता है। जो फर्क है वो ये है कि उनकी क्लासिफिकेशन की जो मेथड थी वो आज से अलग थी, लेकिन ढूंढने की जरूरत है। जैसे किडनी फेलियर है, तो किडनी फेलियर को जब पढ़ते हैं तो सीधा तो रेफरेंस नहीं मिलेगा, त्रिशोथी अध्याय में जाना पड़ेगा सूत्र में, फिर स्वेर्थु चिकित्सा में भी जाना पड़ेगा, छर्दी चिकित्सा में। यहां मैंने अलग अलग देखा कि वृक्क हानि जो होती है उसकी वजह से जो छर्दी होती है वहां का रेफरेंस छर्दी चिकित्सा में मिलता है। तो मतलब ये तो पता था ना कि किडनी फेल्योर होती है, वो उनको पता था। और उनके हिसाब से उस टाइम पे किडनी फेल्योर के दौरान जो छर्दी जो वॉमिटिंग होती है वो कैसी होती है उसका रेफरेंस मिलता है, सेवथू में मिलता है। तो ये ऑर्गन पैथोलॉजी का उसका
जो वर्णन करना है वो क्लासिफिकेशन की मेथड डिफरेंट थी, लेकिन वो हमें मिलती है, ये पक्का है। मेरी चौथी एक बात है, मैं आज एक टाइटल दे रहा हूं कि जो मेडिकल साइंस को महर्षि चरक हमारे गुरु ने जो भव्य भेंट दी है, उनका कुछ उसमें से उल्लेख करना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म का कोई इतना ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, तो सबसे पहला वर्णन जो है वो अग्नि का सबसे ज्यादा वर्णन चरक संहिता में मिला है। हम ऐसे ढूंढने जाएंगे तो कहीं पे भी अग्नि का इतना वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन जब चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी चिकित्सा खोलते हैं तो सब पता चलता है कि कितना बड़ा मेटाबॉलिज्म और सब उसके बारे में बताया, तो हमारा दिमाग जैसे घूम जाता है। कोई भी विद्वान होगा उसका दिमाग घूम जाएगा। एक अग्नि, जठराग्नि, 7 धातुओं के अग्नि और 5 महाभूतों के अग्नि, और उसके द्वारा जो मैनेज होता है पूरा सब पूरा, तो वो सिर्फ, मैं तो अपने दर्दियों को बोलता हूं कि आप घास खाओगे, हवा खाओगे तो भी आपका वेट बढ़ सकता है, आपकी अग्नि अगर बराबर नहीं है तो। वो ठीक है, थायराइड का हार्मोन हुआ, इसको बाहर से दे दिया नहीं, लेकिन वो उनको कमांड कौन करता है वो आयुर्वेद समझाता है। तो वो चरक संहिता समझाती है कि वहां उसको कैसे मैनेज करना है, वो अग्नि को कैसे ठीक करना है, ताकि वो व्याधि जो है वो हमेशा के लिए भी मिट सके, ऐसा प्रयत्न हम कर सकते हैं। दूसरा, एक एंडेमिक और पेंडेमिक का जो अभी और कोविड का एरा जो चल रहा है, तो उसका भी हमें रेफरेंस मिलता है। जनपदोध्वंस अध्याय 3 में जनपदोध्वंस पूरे जनपद लोगों के समूह का, गांव का, राष्ट्र का विनाश कर दे, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसमें वायु, जल, देश, काल उसका जो दूषित होता है, और सबसे प्रभावशाली काल को बताया। काल अगर दूषित होता है तो काल किसी को भी नहीं छोड़ता, अगर व्यक्तिगत भी हो सकता है, समूह का हो सकता है, गांव का है, कोई गांव अधर्म बहुत कर रहा है, वहां के राजा अधर्म कर रहे हैं, प्रजा उसके साथ में अधर्म कर रही है, तो उसका भी विनाश होता है। तो वायु, जल, देश, वहां वायु से फैलता है कि वायु से एक दूसरे के द्वारा वहां से ट्रांसफर होता है, तो ये रेफरेंस वहां से हमें मिलता है। और हम बोल सकते हैं कि पूरा एंडेमिक और पेंडेमिक जो बोलते हैं कि वहां रेफरेंस 2800-2900 साल पहले हमारी चरक संहिता में मिलता है। कितना ग्रेट नॉलेज था वो। दूसरा, एक फीवर की मैं बात करना चाहता हूं। सबसे निदान स्थान में सबसे पहला वर्णन जो है वो फीवर को दिया गया, ज्वर को दिया गया। सबसे प्रभाव जो विनीश जी ने कहा कि जो वीरभद्र की उत्पत्ति की, और वो ज्वर के स्वरूप में हम जो होता है कि जो कोई भी अपथ्य करेगा तो उसे ज्वर आएगा। लेकिन ज्वर की बात करें तो उसमें 8 प्रकार में 7 तो दोष के हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो है आगंतो हो, 3 दोष वाले एक हो गए, द्विदो दोष वाले 3 हो गए, और फिर सन्निपातक हुआ 7 हुआ, लेकिन 8वां जो है आगंतुक है। और आगंतुक में जो लिखा है तो उसमें अभिघातज, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप, ये चारों उसके जो कारण दिखाए गए हैं उसकी वजह से होता है, वो बाहर से आता है। कोई भी अगर कोई ट्रॉमा हुआ, कोई आघात हुआ, कहीं से पछड़ना हो गया तो ज्वर हो सकता है। अभिसंग है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे आयुर्वेद में पैथोजेंस का वर्णन भी नहीं मिलता है, तो ये क्या है? मैं बोलता हूं उनको कि ये क्या है अभिसंग। अभिसंग क्या है? तो उसमें लिखा है कि अभिसंग ज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिसंग। ये भूत क्या है उसमें, तो उसके द्वारा आगे पीछे कृमियों का वर्णन देखो, ये वर्णन देखो, तो वहां ढूंढ के मिलता है कि हमारे आयुर्वेद में बैक्टीरिया और वायरस का वर्णन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसका जो वर्णन लिखा है वो मैं आपको बहुत अच्छा, मुझे इतना प्रसन्न हो गई, ये कार्यक्रम के बारे में कुछ पढ़ रहा था तो कुछ नया भी मिल रहा था, कुछ भूल गया था, वो फिर से वापिस से मेरे स्मृति में आ गया। सूक्ष्मत्वात, वो हम देख नहीं सकते, सूक्ष्मत्वात है, अतीन्द्रिय, जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। बहुत्वात, अनेक प्रकार के हैं। अपरिसंख्य, आप उसको गिन नहीं पाओगे, कुछ भी करो। उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, फिर भी ये लिखा अपरिसंख्य। और उसके बाद में लिखा है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, अव्यक्तो अपनी व्यक्त कर्माच। अव्यक्तो, अव्यक्त है, दिखाई नहीं देगा आपको, फिर भी व्यक्त कर्माच। पंखा चालू करते हैं तो पवन नहीं दिखाई देगा, पंखा घूम रहा है लेकिन पवन हमें नहीं दिखाई देता है। तो अव्यक्तो, वो अव्यक्त है, वो कुछ भी स्वरूप में हो सकता है, वो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कुछ भी हो सकता है, फंगस, लेकिन व्यक्त कर्माच, अपने कर्मों से वो व्यक्त होता है। इतने बड़े पैथोजेंस का वर्णन कहाँ मिलेगा? ये हमारे परम गुरु जो हमारे आदरणीय जो चरक जी है उनके ग्रंथ में है। तो पूरे मेडिकल साइंस का जो एनसाइक्लोपीडिया हम इसको बोल सकते हैं। और उसके आगे की मैं बात करता हूँ,
क्योंकि समय की जो मुझे दिया गया है उसके बीच में मुझे ये पूरा करना है। सुपर चाइल्ड आज जिसको बोलते हैं, प्रोजेनी जिसको बोलते हैं, यूजेनिक्स जिसको बोलते हैं, तो अभी तक शास्त्र वहां पहुंच ही नहीं पाया। चलो, आपने ढूंढा ही नहीं है, हमारे पास तो ढूंढा हुआ है। आप देख लो, अगले आने वाले 25-50 साल तक यहां तक पहुंच नहीं पाओगे। इसमें गर्भ संस्कार की भी है बात, और उसके आगे मैं बहुत बड़ी बात एक कहना चाहता हूं। वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही देखते हैं एलोपैथी वाले। हमारे चरक जी ने क्या लिखा है कि सूक्ष्म जो है, कि गर्भ की जो व्याख्या है, अभी 110 साल 100 या 110 साल पहले एलोपैथी को पता चला कि हाँ, स्पर्म और ओवन दोनों मिलते हैं तब जाके ये फर्टिलाइजेशन होता है, गर्भ रहता है। तब तक ये ज्ञान ही नहीं था किसी के पास, पूरा अज्ञान था। तो 2800 साल पहले चरक जी ने लिखा है, शुक्र शोणित जीव संयोगेतु जीव संयोगेतु इति गर्भ संज्ञा लभते। टेस्ट ट्यूब बेबी में करते हैं वो दोनों, कुछ भी इक्सी मेथड कर दिया, जैसे बलात्कार करके पूरे ओवम के अंदर घुसा के ऐसे स्पर्म को डाल देते हैं, 3-3 दिन तक 4-4 दिन तक लिक्विड मीडिया में रख के लेबोरेटरी में वो जाइगोट वगैरह बना लिया, ब्लास्टोसिस हो गया सब। लेकिन उसके बाद में जब गर्भे ठहराते हैं, जब एम्बेडेड करते हैं, तो ट्रांसफर करते हैं, तो उसके बाद ठहरता नहीं है, सिर्फ 36% सक्सेस रेट आता है। तो ये क्या है, 64 को क्यों फेलियर हुआ, ये हमारे चरक जी जवाब देते हैं। शुक्र शोणित जीव संयोगी, आपने शुक्र और शोणित को तो मिला दिया टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन जीव जो है उसमें सिर्फ चिकित्सा विज्ञान का हाथ नहीं है, आपके नसीब में सब कब संतान है, आपके कर्म क्या है, वो सब भी उसमें आता है। और वो ईश्वर की प्रेरणा से आत्मा जो है वो वहां पे स्थापित होता है। तो ये कहां से लाओगे, ये कितनी बड़ी बात है, कोई नहीं समझ पाएगा कि 36% फेलियर 64% फेलियर रेट टेस्ट ट्यूब बेबी में आ रहा है। तो उसका जवाब हमें चरक जी से मिलता है कि शुक्र शोणित जीव संयोगी। जीव कहां से लाओगे, आपने तो ढूंढ लिया, चलो शुक्र शोणित को तो मिला दिया, लेकिन जीव कहां से लाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके आगे मैं बात करूं तो बहुत बहुत बड़ी बात है गर्भ संस्कार के बारे में। गर्भ संस्कार के बारे में 6 भाव लिखे हैं चरक जी ने, मातृज भाव, पितृज भाव, रसज भाव, आत्मज भाव। इसमें सब जो लिखा है इतनी बड़ी बात है। उसके आगे मानस प्रकृति लिखी है कि सत्व जो है, गर्भ है। लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा मुझे इंटेलिजेंट चाहिए, एलोपैथी वाले भी बोलते हैं हाँ कि सिर्फ फिजिकल बॉडी, वो तो कुछ देखते ही नहीं है, आयरन कैल्शियम दे दिया, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दे दिया, और ज्यादा तो फॉलिक एसिड हो गया, ये मल्टीविटामिन विथ जिंक हो गया, और कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाओ, अहमदाबाद जाओ, अमेरिका जाओ, कुछ भी जाओ, लेकिन मैं बोलता हूं अपने दर्दियों को कि आयुर्वेद के इतने हैं कि एक एक अंग का निरूपण किया है, हर महीने में क्या होता है उसकी। एक ही बड़ी बात मैं करूं तो ऐसा एक श्लोक मिलता है कि चरक संहिता में, कि अगर कोई भी गर्भिणी स्त्री गर्भावस्था के काल में 5वें 6ठे और उसके महीने के बाद जब भी वो चर्म त्वचा के जो 6-7 पड़ जो बन रहे, श्वेता, ताम्रा, लोहिता, अववासिता वगैरह, उसके दौरान अगर वो घृत मंड का सेवन करती है तो उसका बालक जो है वो अवदात वर्ण का होता है। अगर वो ज्यादा तीखी चीजें खाती है और ज्यादा मिर्च वगैरह जो है तो वो कृष्ण वर्ण का होगा, और शहद ज्यादा या तेल वगैरह ज्यादा खाए तो श्याम वर्ण का होता है। कितनी बड़ी बात है। फेयर स्किन का अगर बच्चा चाहिए तो कितने बड़े हमारे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े हैं कि जो मेडिकल साइंस में कहीं पे भी नहीं है। मानस प्रकृति है कि चलो आपने इंटेलिजेंट बालक को बनाया, कुछ भी करके ये कर दिया, लेकिन वो सत्व स्थापित नहीं होगा तो वही दानचोर बनेगा, चोरी करेगा, उच्चक्की करेगा, कहीं ना कहीं गलत कार्य करेगा, तो आपके कुल को बदनाम करेगा। तो सत्व युक्त प्रकृति बनाने के लिए पंचमे मनः प्रबुद्धतर भवति षष्ठे बुद्धि ही। तो 5वें महीने में मन प्रबुद्धतर होता है। कौन सा होता है, प्रकृति क्या होती है। वो आलसी बनेगा बालक, एक काम दिया तो 3 बालक है तो तीनों 3 अलग तरीके से करेंगे। एक आलसीपन में बैठा रहता है, 2 घंटे के बाद कार्य शुरू करेगा, एक शुरू करेगा लेकिन आधा अधूरा करके छोड़ देगा। तीसरा आता है तो वो करता है समयसर कार्य शुरू करता है, समयसर पूरा करता है। तो ये प्रकृति कहां से आई, ये बात है चरक जी ने जो लिखा है उसके यहाँ हमें मिलने को मिलता है कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसी कैसी होगी उनकी, और हम कैसे इसको गर्भावस्था में। वो ऐसा भी लिखते हैं कि बीज में पूरा वृक्ष होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो गर्भावस्था के दौरान अगर 5वें 6ठे महीने में इसका आयोजन किया जाए, इसको मैनेज किया जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। डेथ इंडिकेटर प्रेडिक्शन, कोई भी मेडिकल साइंस वर्ल्ड का आज कोई भी बोल दे,
कि चलो आप बोल सकते हैं 3 दिन में ये आतुर की मृत्यु हो सकती है, 7 दिन में हो सकती है, इस 1 मास में हो सकती है, 6 मास में हो सकती है। उसकी आभा, प्रभा, तेज, उसके मूत्र, उसके वर्ण, आकृति, इसको बदलाव के पूरा इंद्रिय स्थान देख लो, दिमाग घूम जाता है। कोई भी विद्वान लोग है उसके चरक जी के चरण स्पर्श करने बिना नहीं रह पाएगा। ओके, मेरा ये वक्तव्य अभी लास्ट पॉइंट था, वो पूरा हो चुका है। मुझे यहाँ लायक किया गया, वक्ता के स्वरूप में मुझे बुलाया गया, बहुत बहुत आनंद है। आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और हमारे आदि गुरु चरक जी को फिर से प्रणाम करके अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।